Good morning class, this is Tushar sir. I am going to teach physics. Chapter will be current electricity. आज का जो टॉपिक है आपका वो है विस्टम ब्रिज। पीछे का जो भी टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, वो आप लिंक में जाके देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है विस्टम ब्रिज, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके बोर्ड के व्यू से भी आपका इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस आपके कई न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम डील करते हैं विस्टम ब्रिज क्या होता है। तो विस्टम ब्रिज के लिए सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं, आप समझना। विस्टम ब्रिज में टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस, 4 प्रतिरोध। सेकंड पॉइंट, 2 रेजिस्टेंस, टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए? 4 रेजिस्टेंस, 1 टर्मिनल connected with battery and another terminal connected with galvanometer। ठीक है। टोटल कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस, 1 टर्मिनल कनेक्टेड विद बैटरी एंड अनदर टर्मिनल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि विस्टम ब्रिज में टोटल कितने रेजिस्टेंस होंगे? 4 रेजिस्टेंस। पहला टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा? बैटरी के साथ। दूसरा टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा? गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करने का काम करती है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार की डिवाइस है जो करंट को सेंस करने का काम करती है कि अगर उस सर्किट में कहीं भी करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अभी आपका आ जाएगा। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी, कितने रेजिस्टेंस? 4 रेजिस्टेंस। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड विस्टम ब्रिज। ये जो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या? विस्टम ब्रिज। तो विस्टम ब्रिज के अंदर क्या है? टोटल कितने रेजिस्टेंस? 4। जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका पहला टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा? बैटरी के साथ। दूसरा टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा? गैल्वेनोमीटर के साथ। मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ डायग्राम। दैट इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज द सेकेंड रेजिस्टेंस, that is third resistance and that is 4 resistance। कितने रेजिस्टेंस हो गए? 4। नेमिंग में कर लेता हूं, R1, R2, R3, R4। अब ये बताओ, अभी मैंने आपको ये टोटल 4 रेजिस्टेंस हो गए। अब इनका जो पहला जो टर्मिनल है, 1 टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट होगा? बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। कनेक्ट करो। R1 रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल ये, R2 रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल ये, R3 रेजिस्टेंस का एक फर्स्ट टर्मिनल ये, R4 रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में क्या कनेक्ट होगा? आपका कनेक्ट होगा बैटरी। तो मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया। ये आपका कनेक्ट हुआ एक बैटरी। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, बैटरी का EMF E। ओके। सेकंड क्या दिया है? अनदर टर्मिनल कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। ये R1 का एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये। R2 का एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये है। R3 का एक टर्मिनल कनेक्ट हो गया बैटरी के साथ, दूसरा टर्मिनल ये है। और R4 का एक टर्मिनल कनेक्ट हो गया बैटरी के साथ, दूसरा टर्मिनल ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में क्या कनेक्ट होगा? आपका गैल्वेनोमीटर। तो इनके बीच में मैंने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे G।
गैलोमीटर, देखो गैलोमीटर आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, इसको मैंने नेम दिया C, इसको मैंने नाम दिया D। अब अगर गैलोमीटर का काम क्या होता है, सर्किट में करंट को मेजर करना, कि अगर यहाँ पे कहीं भी थोड़ा सा भी अगर इसमें करंट आएगा तो यहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन भी आपका आएगा। अगर इसमें डिफ्लेक्शन है इट मीन्स यहाँ पे करंट है, और अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब यहाँ पे करंट आपका नहीं है। समझ आ गया। अब इतना करने के बाद अभी आप समझो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। अब ये माइनस टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट आपका यहाँ से ऐसा जाएगा, करंट आपका जाएगा। सपोज करो यहाँ से कितनी करंट जा रही है I, ये बताओ ये ए पर आने के बाद से करंट आपका दो पार्ट में डिवाइड, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ये पार्ट ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट आपका जंक्शन है, ठीक है। तो करंट आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट इधर गया, मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कौन सा पार्ट आपका आ रहा है I1, I करंट आ रही थी, I1 इधर निकल गई। ये बताओ तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे कितने करंट बची आपकी I माइनस I1, I करंट आ रही थी टोटल, I1 इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा I माइनस I1। अब ये बताओ यहाँ से कौन सी करंट I1 करंट, यहाँ से कौन सी करंट I माइनस I1 करंट। अब यहाँ पे ये बताओ जब I1 करंट यहाँ पे आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। ये I1 करंट जब यहाँ पे आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड होगी ना, एक पार्ट इसका जाएगा इस साइड में और एक पार्ट जाएगा इधर में। ये वाली जो करंट है I माइनस I1 ये D पर आने के बाद से दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। इस वाले गैलोमीटर पे आप देखो, ये बताओ इस वाले गैलोमीटर पे एक करंट आ रही है यहाँ से, एक करंट आ रही है यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। एक करंट इधर से एक करंट इधर से, इसका मतलब क्या हुआ, वो शॉर्ट हो गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप केवल एक कॉन्सेप्ट लेके चलो, यहाँ से कौन सी करंट आ रही थी I1। अभी मैं सपोज करके चलता हूँ, केवल इतना भी आप इमेजिन करके चलो कि यहाँ पे करंट नहीं जा रही है, ठीक है, कि इस वाले गैलोमीटर में करंट नहीं जा रही है, ऐसा मैं सपोज करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये बता तो यहाँ से टोटल करंट कितनी I1, अगर यहाँ पे करंट नहीं गई, ये बता तो पूरी की पूरी करंट यहाँ पे चली जाएगी। तो इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट, जो करंट यहाँ पे थी वही करंट यहाँ पे आएगी, कितनी करंट I1। यहाँ से टोटल कितनी करंट आ रही थी I माइनस I1, यहाँ पे करंट नहीं गई, ये तो पूरी की पूरी करंट यहाँ पर, यहाँ पे कितनी करंट I माइनस I1। यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा है, फिर से दोनों कंबाइंड होंगे, फिर से दोनों कितना निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा, ये I1 ये I माइनस I1, तो I1 से I1 कैंसिल, बचा कितना I। ये एक सर्किट में सपोज करके अभी ऐसा चल रहा हूँ। मैंने कंडीशन क्या लिया है कि पॉइंट C और D यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे एक वायर है आपके पास, ये एक वायर है, यहाँ का वोल्टेज है 15 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो करंट फ्लो होगा कि नहीं, करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, यानी कि जो करंट होगा वो 15 से 10 की तरफ फ्लो होगा। मैंने इसको कर दिया 100 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है 100 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो करंट की डायरेक्शन चेंज 100 to 15। अब यहाँ पे 15 वोल्ट है, यहाँ पे 15 वोल्ट है, तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना कंपल्सरी है, बट यहाँ पे तो डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ का वोल्टेज 15 है, यहाँ का वोल्टेज 15 है, तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस तो 0। तो अगर डिफरेंस 0 दैट मीन्स द करंट विल बी इनसाइड द वायर विल बी 0, इसके अंदर कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं हो। बात समझ में आ गई। C और D के बीच में क्या करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, इक्वल। तो थर्ड पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिखा पोटेंशियल ऑफ C एंड D विल बी इक्वल। बिंदु C और बिंदु D का जो विभव होगा वो उसका मान बराबर होगा, इसलिए यहां पे करंट नहीं फ्लो रही है ना। अगर C का विभव अधिक होता तो करंट कहां जाती है, C से D। अगर D का विभव अधिक होता तो D से C, दोनों का विभव बराबर है तो नो करंट। समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद से मैं यहां पर किरचॉफ लॉ यूज कर रहा हूं, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का दूसरा रूल। मैं एक बात समझना कि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, ये G है गैलोमीटर, यानी कि गैलोमीटर में कोई भी करंट आपका नहीं जा रहा है।
गैल्वेमीटर में नो करंट, इसके अंदर कोई भी करंट आपकी नहीं है, ठीक है। मैं किरचॉफ का सेकेंड रूल यूज करता हूं। मैंने एक लूप लिया A C D A, A C D A, एक मैंने लूप लिया, मैंने यहां पे लिखा लूप A C D A। इसके लिए आप किरचॉफ का सेकेंड रूल यूज करो, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल, ठीक है। एक काम करो, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लिखो इसका, फिर मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताता हूं। हो गया ये। नेक्स्ट में यहां पे अभी लिखता हूं, मैंने यहां पे एक लूप लिया A C D A लूप A C D A। इस लूप में मैंने किरचॉफ लॉ यूज किया, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल, अप्लाई करो A C D A। मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन है, ये बताओ ये आपकी डायरेक्शन है और ये करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप किस में, प्लस में। यहाँ पे करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, मीन्स I1 इंटू R1 किस में, प्लस में। फिर C से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर मैं D से A पे जा रहा हूँ, ये तो D से A आपकी डायरेक्शन ये है और करंट आपका इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप किस में लोगे, माइनस में। तो यहाँ पे करंट कितनी I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना R3, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा आपका माइनस I1 इंटू R3 शुड बी इक्वल टू 0। ये हो गया A C D A। A से C के लिए मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिखा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, नो करंट। फिर D से A के लिए मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिखा, ये इसको माइनस है, इसको आप राइट साइड में करोगे तो दैट विल बी प्लस I1 R1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड में कर दो तो I माइनस I1 और ये R3, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मैं एक दूसरा में लूप लेके चल रहा हूं, A C D A तो हो चुका, अब एक दूसरा मैं लूप लेके चल रहा हूं, C B D B, C B D B। सेकंड मैंने लूप लिया, एक लूप C B D B, C B D B। सॉल्व करो C B D B। यहां का वोल्टेज ये बताओ, ये आपकी डायरेक्शन है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस में, करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप I1 इंटू R2 प्लस में, तो मैंने यहाँ पे लिखा I1 इंटू R2। फिर आप यहाँ पे आओगे, ये बताओ, फिर आप A से C से B हो गया, फिर आप इधर जाओगे, ये आपकी डायरेक्शन है और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कहाँ जा रहा है, इधर, ये आपकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप माइनस में। तो करंट कितनी यहाँ पे I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है R4, तो माइनस I माइनस I1 इंटू R4 कंप्लीट, ये हो गया। फिर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ है नहीं, दैट विल बी इक्वल टू 0, माइनस है, इस साइड में करो I1 I2 इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो I माइनस I1 R4, दैट विल बी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को मैंने डिवाइड किया, ये तो अगर मैंने दोनों को डिवाइड किया, फर्स्ट डिवाइड सेकंड, I1 R1 I1 R2, I1 R1 डिवाइडेड बाई I1 R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना I माइनस I1 R3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना I माइनस I1 R4। ये बताओ I1 से I1 कैंसिल आउट, I माइनस I1 से I माइनस I विल भी कैंसिल आउट, कितना बचा R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। मैंने यहाँ पे लिखा R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4।
ये जो कंडीशन अभी आप किया R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन कब है? जब यहां पे कोई भी करंट नहीं है। यानी कि अगर ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू 0। और ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था, बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, वेस्टर्न ब्रिज अगर हमारा बैलेंस कंडीशन में है, तो मीन्स R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट आपका फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसकी हेल्प से अगर आपको कोई भी 3 रेजिस्टेंस पता हो, कोई भी 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 में से कोई भी 3 रेजिस्टेंस पता हो तो आप 4 की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेस्टर्न ब्रिज हो गया आपका पूरा का पूरा। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल्स। अच्छा एक बात और, ये जो कंडीशन मैंने आपको लिखा है ना कि यहाँ पे करंट आपका 0 होगा, कब 0 होगा? जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा, यानी R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा। बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा तो यहाँ पर करंट आपका फ्लो होगा, 110% आपका वहां पे करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आता है? ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अभी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ओके, इस पे बेस जो न्यूमेरिकल्स रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। अभी आपको केवल थोड़ा सा आप समझ लो कि एक्चुअल में बैलेंस कंडीशन और इनबैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है, संतुलित अवस्था और ना संतुलित अवस्था का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहां पर 2 सर्किट ड्रॉ किए, एक सर्किट मैंने ड्रॉ किया ये फर्स्ट, और एक सर्किट मैंने और ड्रॉ किया। ये दूसरी सर्किट, ये भी वेस्टर्न ब्रिज है, ये भी वेस्टर्न ब्रिज है। ठीक है, ये R1 है, R1 की वैल्यू मैंने यहां पे लिखा 10, R2 5, R3 20, R4 40, 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम एंड 40 ओम। यहां पे मैंने लिखा ये मैंने लिखा 10 ओम, ये मैंने लिखा 5 ओम, ये मैंने लिखा 20 ओम, और ये मैंने लिखा 10 ओम। ठीक है, ये वाले आप ये होता है, ये वाले डायग्राम में ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं? तो बैलेंस कंडीशन का मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो अगर मैं इसके बैलेंस कंडीशन की बात करता हूं, क्या ये बैलेंस कंडीशन में है? R1/R2 तो 10/5 इज इक्वल टू R3/R4 20/40, 20/40, 10/5 यानी 2, ये कितना 1/2। ये तो क्या ये बैलेंस कंडीशन में है? ये बैलेंस 2 इक्वल टू 1/2 मीन्स इट विल नॉट बी बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन में आपका नहीं है। और अगर ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है तो यहां पर आपका करंट आपका फ्लो होगा। यहां पे देखो R1 कितना 10, R2 कितना 5, R3 कितना 20, R4 कितना 10, तो 10/5 2, 20/10 2। बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन में है। अब अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट? 0। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे वेस्टर्न ब्रिज पे बेस कई आपके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टर्न ब्रिज पे बेस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर ओवर करता हूँ। थैंक यू।